हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलास्टिसिटी के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हुक्स लॉ को पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इलास्टिक लिमिट को। तो मान लो ये एक दीवार है, इस दीवार से एक परफेक्टली इलास्टिक वायर कनेक्टेड है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक वायर कनेक्टेड है इस दीवार से। फिलहाल ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, इस वायर पे ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा, मान लो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी लेंथ बढ़ेगी, देख सकते हो इसकी लंबाई बढ़ गई। 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और ये यहां पे इक्विलिब्रियम पे आ गई अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। तो दीवार के द्वारा इस वायर पे ऐसे 10 न्यूटन फोर्स आएगा, इक्विलिब्रियम पे है ना, ठीक है। और मान लो इंक्रीज इन लेंथ आई डेल्टा L1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 10 न्यूटन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊंगा, ठीक है। 10 न्यूटन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया और मैंने ऐसा पाया कि ये वायर अचानक अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गई, और ऐसा होता भी है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए, ठीक है। तो अचानक ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गई जैसे ही मैं इस 10 न्यूटन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊंगा। तो अभी तक ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया 10 न्यूटन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गई। अभी तक ये मेरी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, या परफेक्टली इलास्टिक वायर है। अब मैं क्या करूंगा, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को बढ़ाऊंगा। सेकंड केस में वही वायर है, बिल्कुल सेम वायर, यहां पे ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अब देखो मैं अब कुछ ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा, जैसे मान लो 30 न्यूटन अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, कितना फोर्स अप्लाई किया, 30 न्यूटन। यहां पे इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, मान लो डेल्टा L2, इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। और यहां पे ये इक्विलिब्रियम पे है अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, तो दीवार के द्वारा इस वायर पे ऐसे 30 न्यूटन फोर्स आएगा, ठीक है। यहां पे ये वायर इक्विलिब्रियम पे है, तो ऑब्वियसली डेल्टा L2 तो डेल्टा L1 से ज्यादा होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि 30 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे इंक्रीज इन लेंथ उतना ही आएगा। अब मैंने क्या किया, अचानक इसे 30 न्यूटन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया और मैंने ऐसा पाया कि ये वायर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गई, ठीक है। मतलब अभी भी ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। मैं क्या करता गया, डिफॉर्मिंग फोर्स को बढ़ाता गया और इक्विलिब्रियम पे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया। अभी तक मैंने ऐसा पाया कि ये वायर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली रिटेन कर रही है, ठीक है। तो अभी तक ये मेरी परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है, ठीक है।
तो अब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को और बढ़ाया, मान लो 30 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा कर दिया, तो देखो वही वायर है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। 30 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने, मान लो 31 न्यूटन, तो क्या होगा, इस वायर की लंबाई बढ़ेगी, बिल्कुल। कितना अप्लाई किया, 31 न्यूटन, और मान लो ये वायर इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो दीवार के द्वारा इस वायर पे ऐसे 31 न्यूटन फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। मान लो यहां पे इंक्रीज इन लेंथ आई डेल्टा L3, तो ऑब्वियसली डेल्टा L3 डेल्टा L2 से ज्यादा होगी, और डेल्टा L2 डेल्टा L1 से ज्यादा थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस 31 न्यूटन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, तो ये वायर पीछे आई, बिल्कुल आई, लेकिन कंप्लीटली ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं कर पाई, ठीक है। ऐसा मैंने पाया, कंप्लीटली ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं कर पाई, ठीक है। तो यहां पे ये परमानेंटली डिफॉर्म होगी, अब ये मेरी जो वायर है ये परफेक्टली इलास्टिक वायर नहीं रही, नॉट परफेक्टली इलास्टिक वायर या नॉट परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। तो एक तरह से यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स की मैक्सिमम कितनी वैल्यू अलाउड है कि मैं उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊं और मेरी वायर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली रिटेन कर ले। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स यहां पे इस एग्जांपल में वो कितनी अलाउड है, 30 न्यूटन, कि ये मेरी वायर परफेक्टली इलास्टिक वायर रहे, मतलब मैं उस डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हटाऊं तो कंप्लीटली ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर ले, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ये मेरी रहे। 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया ना, जैसे 31 न्यूटन, तो जैसे 31 न्यूटन फोर्स को हटाओगे इक्विलिब्रियम पे, तो ये मेरी वायर यहां पे कंप्लीटली ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं कर पाई, रिगेन नहीं कर पाई, तो यहां पे ये परमानेंटली डिफॉर्म होगी, ठीक है। तो अब ये मेरी वायर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं रही, ठीक है। तो यहां से मेरे को ये पता चला इलास्टिक लिमिट के बारे में। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इलास्टिक लिमिट क्या आई, 30 न्यूटन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, सो दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स वायर रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली, ठीक है। और यहां पे इलास्टिक लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 30 न्यूटन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। तो अगर हम ये चाहते हैं कोई इलास्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी अपनी परफेक्टली इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज ना करे, तो उस बॉडी में स्ट्रेस एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं डिफरेंट केसेस में सेम वायर पे, तो एक तरह से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है ऑब्वियसली। तो अगर हम ये चाहते हैं कि मेरी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी अपनी परफेक्टली इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज ना करे, तो हमें जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना होगा ना, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा कि इस एग्जांपल में 30 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
30 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई कर दिया, जैसे कि 31 न्यूटन, थोड़ा सा भी ज्यादा अप्लाई कर दिया, तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स when we remove deforming force our elastic body, मतलब perfectly elastic body regain its original configuration completely। ठीक है, अगर मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर्टिकुलर वैल्यू से, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कि मैं उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊं कि वो मेरी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली रिगेन कर ले, अगर मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स उस मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, तो फिर मैं अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊंगा ना, तो वो मेरी इलास्टिक बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब इफ डिफॉर्मिंग फोर्स is increased beyond this value, ठीक है, and then if we remove that deforming force, deforming force, the body does not regain its original configuration completely. In fact, that body becomes permanently deformed. The body becomes permanently deformed. Or loses its perfectly elastic property, अपनी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की जो प्रॉपर्टी थी उसको लूज कर देगी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ये मैंने ऐसा प्रैक्टिकली पाया, अगर 30 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करता हूं और फिर इक्विलिब्रियम पे उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाता हूं, जैसे कि 31 न्यूटन अप्लाई किया, तो ये मेरी वायर कंप्लीटली ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर पाई, परमानेंटली डिफॉर्म होगी। इसका मतलब अब ये मेरी वायर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं रही। ठीक है, तो यहां पे इलास्टिक लिमिट क्या होगी? 30 न्यूटन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इफ वी रिमूव दैट डिफॉर्मिंग फोर्स देन द वायर और बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली, दैट विल बी द इलास्टिक लिमिट। इन दिस एग्जांपल इलास्टिक लिमिट इज 30 न्यूटन। ठीक है, तो मतलब मेरा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में जो स्ट्रेस है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं आना चाहिए। यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में सेम वायर के लिए, तो इसका मतलब एक तरह से स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ।
हुक्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हुक्स लॉ। तो देखो हुक्स लॉ क्या कहता है। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। नया टॉपिक हमारा हुक्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन ए perfectly elastic body is directly proportional to strain produced in that body या in that perfectly elastic body। लेकिन काम विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, ठीक है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है वो हमने अभी प्रीवियस पढ़ा है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन को तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो अगर मैं यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा ना, तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाऊंगा वो होगा कैपिटल ए, ठीक है। और ये कैपिटल ई ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। यहां पे स्ट्रेस, यहां पे स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन। ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये ग्राफ है ना, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन काम विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा ये किसके बराबर आएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने हटाया, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना ई, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब अगर स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा फील कर लेते हैं, क्यों स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो मान लो ये मेरे पास एक मासलेस परफेक्टली इलास्टिक वायर है, ठीक है। अभी ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एक ब्लॉक लटका दिया M1 मास का, ठीक है। तो क्या होगा, इस वायर की लंबाई बढ़ेगी, बिल्कुल। अभी तक मैं यहां पे इस ब्लॉक के नीचे अपना हाथ लगाए हुए था, तो इस वायर में कोई स्ट्रेस नहीं था, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में थी। अगर मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो इस वायर की लंबाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये ब्लॉक यहां पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, तो यहां पे इंक्रीज इन लेंथ ये मान लो आया डेल्टा L1, ठीक है।
और मान लो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में इस वायर की लंबाई थी L, ठीक है। तो देखो mg ग्रेविटेशनल फोर्स, इस धागे में टेंशन कितनी आएगी, m1g। और यहां पे ये वायर इक्विलिब्रियम पे है अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, तो छत के द्वारा इस वायर पे ऐसे m1g फोर्स आएगा मैग्नीट्यूड में, छत के द्वारा इस वायर पे। तो देखो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रेस कितना आया, रिस्टोरिंग फोर्स जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगा इक्विलिब्रियम पे मैग्नीट्यूड में m1g डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। और स्ट्रेन कितना आया, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L। बिल्कुल वही वायर है, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में बिल्कुल वही वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लंबाई L, किसी भी स्ट्रेस में नहीं है। विद द हेल्प ऑफ थ्रेड मैंने अब M2 मास का ब्लॉक लटका दिया। अभी मैं इस ब्लॉक के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं, तो ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, किसी स्ट्रेस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं ना। मान लो M2 M1 से ज्यादा है, मतलब जैसे कि M1 मान लो 2 kg था, M2 मान लो 4 kg या 5 kg जो भी है, M2 इज ग्रेटर देन M1, तो अपना हाथ हटाऊंगा तो इस वायर की लंबाई बढ़ेगी, वायर वही है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो यहां पे ब्लॉक का मास M2 M1 से ज्यादा है ना, तो इस केस में जो इंक्रीज इन लेंथ आएगा ना वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसको तो आप रियलाइज कर सकते हो ना, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L2 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा L1, ठीक है। फील भी कर सकते हो इसको आप इजिली। M2 ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स M2g, इस धागे में टेंशन M2g, और ये इक्विलिब्रियम पे है मेरी वायर अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, तो छत के द्वारा इस वायर पे ऐसे M2g फोर्स आना चाहिए, बिल्कुल सही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। तो देखो यहां पे स्ट्रेस कितना आया, डिफॉर्मिंग फोर्स M2g डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और स्ट्रेन कितना आया, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L, या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जो लंबाई होगी L नीचे वो आएगी। तो देखो यहां पे स्ट्रेन बढ़ा तो स्ट्रेस भी बढ़ा है, क्योंकि M2 M1 से ज्यादा है ना, तो देखो स्ट्रेस बढ़ा है, स्ट्रेन के बढ़ने से स्ट्रेस बढ़ा है, तो इसका मतलब स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो हमारा ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये है E, इसको बोलूंगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां पे हमें ये पता चल गया स्ट्रेन बढ़ने से स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए काम, मतलब मेरी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी अपनी परफेक्टली इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज ना करे बस, ठीक है। तो स्ट्रेस
प्रोड्यूस्ड इन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी। तो ये मेरा हुक्स लॉ, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट काम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब मटेरियल कौन सा है उस बॉडी का, मतलब उस परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मटेरियल कौन सा है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इन विच वे बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड। मतलब एक तरह से स्ट्रेन के टाइप के ऊपर भी डिपेंड करेगा, किस तरीके का स्ट्रेन आया है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया है या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया है या शियरिंग स्ट्रेन आया है। ठीक है, मान लो हमने कोई मटेरियल फिक्स कर लिया, तो उसके बाद में उस बॉडी में स्ट्रेन कौन सा आया है, मतलब किस तरीके से बॉडी डिफॉर्म हुई है, स्ट्रेन कौन सा आया है, लॉन्गिट्यूडनल आया है या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया है या मेरा शियरिंग स्ट्रेन आया, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर मटेरियल चूज कर लिया फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, तो अब अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ स्ट्रेन के ऊपर। नाउ ई डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्ट्रेन, मतलब किस तरीके से वो बॉडी डिफॉर्म हुई है। ठीक है, और टाइप ऑफ स्ट्रेन के बेसिस पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप हैं, 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है, और वो 3 टाइप्स कौन से हैं, फर्स्ट है यंग मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस, सेकंड है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हो, इसको डिनोट करेंगे हम Y से। ठीक है, सेकंड टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, यह है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, या बी से डिनोट कर सकते हो या बीटा से, आपकी मर्जी है। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, जो थर्ड टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, वो क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम इटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा ना, मतलब लेंथ में चेंज आएगा, तो होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर वॉल्यूम में चेंज आया तो होगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आने का मतलब एक तरह से वॉल्यूमेट्रिक जब स्ट्रेन आएगा ना बॉडी के अंदर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम में चेंज आएगा तो होगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर बॉडी की शेप में चेंज आया, मतलब
वहां पे अगर शियरिंग स्ट्रेन हुआ, या शियर स्ट्रेन बोल दो या शियरिंग स्ट्रेन, तो होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो मैंने कोई पर्टिकुलर मटेरियल फिक्स कर लिया, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ई, बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, वाई से डिनोट करेंगे। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ, मतलब वॉल्यूम में चेंज आया, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बीटा से डिनोट करेंगे। अगर शेप में चेंज आया, मतलब वहां पे अगर शियरिंग स्ट्रेन हुआ, तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब हम बारी बारी इन तीनों को पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो सबसे पहला जो टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जब कौन सा स्ट्रेन आएगा बॉडी में? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको वाई से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, तो देखो, मान लो ये छत है, इस छत से एक वायर कनेक्टेड है, परफेक्टली इलास्टिक वायर। ठीक है, अभी ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, इसकी लेंथ L, मतलब इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पे ऐसे F फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ बढ़ेगी। ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया मैंने, तो यहां पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, और मान लो इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आया? डेल्टा L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं, F और बाय छत F फोर्स। तो देखो यहां पे स्ट्रेस कौन सा होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। इनफैक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस भी नॉर्मल स्ट्रेस का ही टाइप होता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा ना यहां पे, कितना होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। वैसे तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे रिस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाता है। और यहां पे स्ट्रेन कौन सा आएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि लंबाई बढ़ रही है ना, लंबाई में चेंज आ रहा है वायर की, और वो क्या होगा? इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L। ठीक है, तो यहां पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y, वो क्या आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, मतलब F बाय A डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L, तो FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। और देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी केवल सॉलिड्स के लिए डिफाइंड है, Y इन्वॉल्व्ड ओनली इन सॉलिड्स। ठीक है, और एक और बात ध्यान रहे, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो,
एसआई यूनिट क्या आएगी, जैसे कि यहां पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई, वो क्या होगी, देखो नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो देखो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती, ना कोई डायमेंशन होती, स्ट्रेस की यूनिट होती है, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, तो कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो एसआई यूनिट क्या आई, पास्कल बोल दो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये केवल सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है, लिक्विड गैस के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, यहां पे तो मेरा मटेरियल होगा, ठीक है, और यहां पे यंग्स मॉडुलस 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहला मेरा मटेरियल है एल्यूमिनियम, और दूसरा कॉपर, तीसरा आयरन, और चौथा स्टील। तो इनके देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो कितना आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और एक बात और ध्यान रहे यहां पे 10 की पावर 9 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो इन केस ऑफ एल्यूमिनियम ये कितना आएगा 70, मतलब एक तरह से 70 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉपर के केस में 110 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आयरन के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो कितना हो जाएगा 190 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टील के लिए ये होगा 200, इतना ही होता है, 200 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो जो स्प्रिंग्स है ना वो स्टील के बनाए जाते हैं, कॉपर की बजाय स्टील के बनाए जाते हैं। स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ कॉपर। इसके पीछे का रीजन हमें अभी नजर आएगा, ठीक है। तो अब देखो यंग्स मॉडुलस वाई ये किसके बराबर है, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मैंने स्ट्रेस को फिक्स कर लिया मान लो, ठीक है, स्ट्रेस को फिक्स कर लिया, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वो जो मैंने स्ट्रेस फिक्स किया है डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस वाई, सही बात है। तो यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा तो स्ट्रेन उतना ही कम आएगा। तो स्टील और अगर कॉपर में कंपेयर करो, आप इन दोनों को ही कंपेयर कर लो, तो स्टील का यंग मॉडुलस वाई ज्यादा है, कॉपर का कम है। तो अगर मैं स्प्रिंग स्टील से बनाऊंगा तो स्ट्रेन क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। कॉपर से बनाऊंगा अगर मैं स्प्रिंग को तो स्ट्रेन थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। वाई जितना ज्यादा होगा स्ट्रेन उतना ही कम होगा। मैंने स्ट्रेस को मान लो फिक्स कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए स्प्रिंग्स को स्टील से बनाया जाता है इंस्टेड ऑफ कॉपर, क्योंकि मान लो मैंने स्ट्रेस को फिक्स कर लिया तो स्ट्रेन क्या आया, दैट फिक्स्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्टील और कॉपर में जिसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, जो कि स्टील का है, तो उसके लिए स्ट्रेन क्या आएगा, स्प्रिंग में स्ट्रेन वो कम आएगा। और मैं यही चाहता हूं
वो कैसे, देखो मान लो ये छत है और ये मेरा स्प्रिंग है, ठीक है। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है मान लो, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और अब मैं m मास के ब्लॉक को लटका दूंगा इस स्प्रिंग से। अभी मैं इस ब्लॉक के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं, ठीक है। तो देखो ये जो स्प्रिंग की ये जो लंबाई है ना, देखो ये जो स्प्रिंग जिस मटेरियल से मिलके बना हुआ है, ये लंबाई नहीं कह रहा मैं, ये जो इस तार की लंबाई है ये मान लो L है। अब मैंने क्या किया, m मास का ब्लॉक लटका दिया और अपना हाथ हटा दिया। फिलहाल ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, कोई स्ट्रेस नहीं है स्प्रिंग की इस तार के अंदर। अब मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। कुछ इलोंगेशन आ जाएगी स्प्रिंग में और ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब मैं आराम आराम से ही अपने हाथ को नीचे की तरफ लेके जाऊं तो ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ जाएगा, तो स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन आएगी, बिल्कुल आई है। तो मान लो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो जब ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, रेस्ट पे, अपना हाथ हटाऊंगा तो यहीं पे रेस्ट पे रहेगा। तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग वो क्या होगी, mg/k, ठीक है। लेकिन देखो यहां पे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये जो मेरी वायर है ना स्प्रिंग की, ये अंडर स्ट्रेस होगी, ये स्ट्रेस के अंडर है। तो अब इस वायर की जो लंबाई है ना, मैं ये नहीं बोल रहा, अभी ये जो वायर की जो लंबाई है वो कुछ बढ़ जाएगी, L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। यहां पे वायर की लंबाई बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इलोंगेशन इन स्प्रिंग तो आई है mg/k, ये तो बिल्कुल है। लेकिन ये जो वायर है ना, इस वायर की लंबाई भी बढ़ेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो वायर की ये जो लंबाई है ना वो कम से कम बढ़े, मतलब स्ट्रेन मिनिमम आए, ठीक है। मतलब डेल्टा L/L जो स्ट्रेन आएगा यहां पे वो मिनिमम आए, हम यही तो चाहते हैं। स्प्रिंग तो इलोंगेट होगा, वो तो होगा, लेकिन ये जो स्प्रिंग की जो ये वायर है ना, इसमें स्ट्रेन कम से कम आए, यही तो चाहते हैं हम। तो स्ट्रेन मिनिमम किस केस में आएगा, अगर मैंने स्ट्रेस को फिक्स कर लिया, जिस मटेरियल का यंग मॉडुलस ज्यादा होगा ना, तो उस केस में स्ट्रेन क्या आएगा, कम आएगा। इसलिए स्प्रिंग्स को स्टील से बनाया जाता है बजाय के कॉपर के, ठीक है, क्योंकि स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा है कॉपर से। तो अब देखो सेकंड टाइप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब जब वॉल्यूम में चेंज आए, मतलब स्ट्रेन कौन सा हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम बीटा से डिनोट करेंगे। तो देखो मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है, परफेक्टली इलास्टिक स्फेरिकल बॉल, इसकी रेडियस मान लो r, ठीक है, कैपिटल R। अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, मतलब अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बाहर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिलहाल ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, किसी स्ट्रेस में नहीं है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम है V, जो कि 4/3πr³ हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस बॉल को एक फ्लूइड के अंदर डाल दिया,
ये क्या है, फ्लूइड। फ्लूइड के बाहर तो एयर है, प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस बॉल को फ्लूइड के अंदर काफी गहराई में डाल दिया, तो इस बॉल के जस्ट आउटसाइड अब प्रेशर हो जाएगा P1, जो कि P0 से ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लूइड का भी तो कुछ प्रेशर आएगा ना रो GH वाला, तो P1 P0 से ज्यादा होगा। अंदर तो बॉल के अंदर वही एयर है, प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। लेकिन अब देखो बाहर प्रेशर P1 P0 से ज्यादा होगा, तो कुछ ऐसे फोर्स लगेगा, तो इस बॉल का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। अब मान लो इसका वॉल्यूम हो गया V प्लस डेल्टा वी। V प्लस डेल्टा वी, V से कम आना चाहिए, इसका मतलब डेल्टा V क्या आएगा, नेगेटिव। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम ये कितना आया, माइनस डेल्टा V। डिक्रीज इन वॉल्यूम तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, डेल्टा V नेगेटिव, तो माइनस डेल्टा V पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे स्ट्रेस कौन सा आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का भी कौन सा टाइप, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोल दो या नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि हाइड्रोलिक स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का ही टाइप होता है। और ये कितना आएगा, डेल्टा P, इंक्रीज इन प्रेशर, P1 माइनस P0, ठीक है। स्ट्रेन कौन सा आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कितना, डिक्रीज इन वॉल्यूम माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम V, ठीक है। तो देखो यहां पे मॉडुलस, मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बीटा, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब डेल्टा P डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा V बाय में V, ठीक है। V ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना बीटा, ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, इन तीनों के लिए डिफाइन होता है। बीटा इन्वॉल्व्ड इन सॉलिड्स, लिक्विड्स, ऑल्सो इन गैसेस, ठीक है। और देखो जो सॉलिड का बीटा होगा ना, सॉलिड के केस में जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा बीटा, वो लिक्विड के केस से ज्यादा होगा, और लिक्विड के केस में जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा बीटा, वो गैस के केस में जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा उससे ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर होता है। और कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एक चीज डिफाइन की गई है, वो किसके बराबर होगा, 1 बाय में बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में आप किसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हो, ये बताओ। आंसर आएगा गैस। तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करूं मैं। और कंप्रेसिबिलिटी 1 बाय बल्क मॉडुलस भी है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब गैस का बल्क मॉडुलस वो सबसे कम होना चाहिए, तभी तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और फिर गैस के बाद में कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा आएगी, लिक्विड की, ठीक है। और सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसकी आएगी, सॉलिड की। तो इसका मतलब सॉलिड का बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा होना चाहिए, जो कि है भी।
तो अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी के ऑर्डर की बात करूं, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी? गैस की, और फिर लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होगी? सॉलिड की। उल्टा हो जाएगा सीक्वेंस, ठीक है। और देखो जो आइडियल नहीं, रिजिड बॉडी होती है, रिजिड बॉडी को आप डिफॉर्म नहीं कर सकते। डू नॉट डिफॉर्म, कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड, ठीक है। तो इसका मतलब रिजिड बॉडी के केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो कितना आएगा? 0, क्योंकि आप रिजिड बॉडी को डिफॉर्म कर ही नहीं सकते। इसका मतलब डेल्टा वी वो कितना आएगा? 0, ठीक है। तो एक तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ गया? 0, क्योंकि रिजिड बॉडी को आप डिफॉर्म नहीं कर सकते। वही तो होती है रिजिड बॉडी जिसको डिफॉर्म हम ना कर सकें। तो डेल्टा वी 0 आया है, तो इसका मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर रिजिड बॉडी वो कितना हो जाएगा? डेल्टा वी 0 आया है ना, क्योंकि आप उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते रिजिड बॉडी को। तो समथिंग बाय में 0, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और अब थोड़ी सी पीछे जाओ, फर्स्ट टाइप में, मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे जाओ, मतलब जहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, तो वहां पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई वो कितना आया था? नॉर्मल स्ट्रेस F बाय ए डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L बाय L, सही बात है। कितना आया था? F L बाय ए डेल्टा L, इतना आया था। अब रिजिड बॉडी के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि रिजिड बॉडी को हम डिफॉर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब डेल्टा L कितना आएगा? 0, तो समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होता है रिजिड बॉडी के लिए, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इनफाइनाइट होगा किसके लिए? रिजिड बॉडी के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो इस प्रेजेंट केस में आओ, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के केस में रिजिड बॉडी के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आया? इनफाइनाइट। तो 1 बाय इनफाइनाइट 0, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी 0। तो मतलब आप रिजिड बॉडी को कंप्रेस कर ही नहीं सकते, और सही बात भी है। तो रिजिड बॉडी के लिए कंप्रेसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0, डिफॉर्म नहीं कर सकते, इसका मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते। तो कंप्रेसिबिलिटी रिजिड बॉडी के लिए क्या होगी? 0, ठीक है। अब हम यहां पे एक टेबल बनाएंगे, और एक बात और है कि जो बल्क मॉडुलस होगा सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड का उससे कम होगा, और गैस का सबसे कम होगा, ठीक है। अब हम यहां पे एक इंटरेस्टिंग टेबल बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले सॉलिड्स के लिए यहां पे मटेरियल है, और यहां पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बीटा 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मटेरियल कौन सा? एल्यूमिनियम। फर्स्ट मटेरियल इज एल्यूमिनियम, सेकंड इज कॉपर, थर्ड इज आयरन, एंड फोर्थ इज स्टील, ठीक है। तो सॉलिड्स के केस में सबसे पहले हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताने जा रहे हैं, बीटा। एल्यूमिनियम के केस में कितनी होती है? 72 इंटू में 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉपर के केस में
140 इंटू में 10 की पावर 9 पास्कल, और आयरन के केस में 100 इंटू में 10 की पावर 9 पास्कल, स्टील के केस में 160 इंटू में 10 की पावर 9 पास्कल। ठीक है, अब देखो लिक्विड्स के केस में, फॉर लिक्विड्स, तो यहां पे मेरा लिक्विड मटेरियल और यहां पे उसका बल्क मॉडुलस 10 की पावर 9 इंटू में पास्कल, 10 की पावर 9 पास्कल में होगा जो भी होगा। फर्स्ट लिक्विड मटेरियल इज वाटर, सेकंड इज मर्करी। वाटर के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये कितना होता है, 2.2 इंटू में 10 की पावर 9 पास्कल, और मरकरी के केस में 25 इंटू में 10 की पावर 9 पास्कल। अब आओ गैसेज के लिए, फॉर गैसेज। ठीक है, हम यहां पे केवल एयर के लिए डिफाइन करेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये होगा 10 की पावर 9 इंटू में पास्कल। तो देखो यहां पे मेरी गैस वो कौन सी है, एयर, और एयर भी एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, तो इसका कितना होता है, 1 इंटू में 10 की पावर -4 इंटू में 10 की पावर 9 पास्कल। तो ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों के लिए डिफाइन होता है। तो सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का सबसे कम, गैस का दिखाई भी दे रहा है यहां पे। और कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल, गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड की, और सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होगी सॉलिड की। ठीक है, अब आओ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे। थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब जब कौन सा स्ट्रेन हो बॉडी में, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में कौन सा स्ट्रेन हो, शियरिंग स्ट्रेन हो या शियर स्ट्रेन हो। लास्ट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, इट्टा से। तो मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, जैसे जूतों का डब्बा होता है ना, वही। ठीक है, ये लोअर सरफेस फिक्स्ड है। ठीक है, ये जूतों का डिब्बा है, और ये जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस का ये जो सरफेस एरिया है ये मान लो कैपिटल ए है। ठीक है, और ये लेंथ है मान लो x, सॉरी l है, ये लेंथ l है। अब मैं क्या करूंगा, इस जूतों के डिब्बे के अपर सरफेस पे ऐसे टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करूंगा, F। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा, अब इसकी शेप चेंज हो जाएगी। यहां पे इसकी शेप चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, ये जो डॉटेड है ना, ये नई शेप है इक्विलिब्रियम पे, न्यू पैरेललोपाइप्ड शेप एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और मान लो ये है x,
तो यहां पे शियरिंग स्ट्रेस ये कितना आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगा पर यूनिट एरिया ए, और शियरिंग स्ट्रेन ये किसके बराबर आएगा, मान लो ये एंगल थीटा है, tan थीटा के बराबर आएगा ये, और ये होगा परपेंडिकुलर बाय में बेस, मतलब x बाय में l। ठीक है, और यहां पे देखो ये जो एंगल थीटा होता है ना यूजुअली वेरी स्मॉल होता है, तो थीटा वेरी स्मॉल होगा तो tan थीटा नियरली थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, ये किसके बराबर होगा, शियरिंग स्ट्रेस बाय में शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, मतलब F बाय में A डिवाइडेड बाय थीटा, मतलब F बाय A थीटा। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा ये सॉलिड्स के केस में ही डिफाइन होता है, इन्वॉल्व्ड ओनली इन सॉलिड्स। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं, यहां पे मटेरियल और यहां पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मटेरियल सबसे पहला एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, और फिर आयरन, और फिर स्टील। तो देखो यहां पे एल्यूमिनियम के केस में जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आएगी वो कितनी आती है, 25 इंटू में 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉपर के केस में 42 इंटू में 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आयरन के केस में 70 इंटू में 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्टील के केस में 84 इंटू में 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।